सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं पश्चिमी एशिया में युद्ध वाले तनाव की, जहां हर बीतते दिन के साथ हालात बदलते जा रहे हैं। कभी वार्ता और समझौते वाली खबरें सामने आने लगती हैं, दावा किया जाता है कि बस डील होने ही वाली है, तो कभी अचानक ही युद्ध वाला संकट गहराने लगता है। मिसाइलें गिरने लगती हैं, ड्रोन उड़ने लगते हैं, बारूदी तबाही शुरू हो जाती है। ऐसा ही पिछले 24 घंटे से हो रहा है। शांति के प्रयासों के बीच अचानक से बारूद की चिंगारी भड़क गई है। एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर डील वाले दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध वाला बटन ऑन कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब दक्षिणी ईरान में कई हमले किए, ईरान के कई तटीय इलाकों को मिसाइलों से टारगेट किया। ये घटना ये बताती है कि ईरान को लेकर ट्रंप कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बातचीत से अपनी शर्तें मनवाएं या हथियारों की ताकत से ईरान को झुकाएं। असल में हुआ यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास ईरान की एक बहुत ही अहम रणनीतिक लोकेशन है। नाम है बंदर अब्बास पोर्ट, जहां अमेरिका ने हमला किया। बताया जा रहा है कि यहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव हुआ, जिससे धमाके की आवाज सुनी गई। IRGC की तरफ से भी बंदर अब्बास में 3 धमाकों की पुष्टि की गई है। ये ईरान का सबसे अहम नेवल बेस है। इसके अलावा सिरिक और जास्क में भी धमाके हुए हैं, जहां ईरानी स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया। लराक आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमला किया। इस हमले में 2 ईरानी स्पीड बोट्स तबाह हो गई। यहां मिसाइल लॉन्च साइट पर भी अटैक की खबर है। इन हमलों में IRGC के 4 सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका ने हमले की बात स्वीकार की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया, क्योंकि ईरान स्पीड बोट के जरिए माइंस बिछा रहा था। अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों पर हमला किया, वहां ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने हैं। साथ ही यहां बड़ी संख्या में सैन्य बोट हैं जो SACAD C-802 मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान लेकिन भड़का हुआ है। ईरान का दावा है कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दागी गई है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान का दावा यह है कि हमले के बाद अमेरिकी फाइटर जेट भाग गए। साथ ही फारस की खाड़ी में एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दावा है कि MQ-9 ड्रोन केशम द्वीप के पास गिराया गया। ईरान ने बताया है कि इस ड्रोन को अराश एक कमांगीर सिस्टम से गिराया गया है। ड्रोन गिराने के लिए ईरान ने इस नए सिस्टम को बनाया है। IRGC ने इसके बाद चेतावनी भी दी। ये कहा कि अमेरिका अगर सीज फायर को तोड़ता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। सीज फायर के बीच इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जा चुका है। इसी महीने 3 और 4 मई को अमेरिका ने ईरान के कुछ द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया था। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर अमेरिका की तरह बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप इन छोटे हमलों के जरिए मिनी वॉर की स्थिति पैदा कर ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर वो ईरान पर हमला कर उसे उकसाना चाहते हैं ताकि एक बार फिर से बड़ा युद्ध छेड़ने का बहाना मिल सके? एक वजह यह भी हो सकती है कि ट्रंप इन हमलों के जरिए इजरायल और अरब सहयोगियों का विश्वास जीतना चाहते हैं। उन्हें यह बताना चाहते हैं कि ईरान को कोई ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही ट्रंप ईरान वॉर में फंसे होने का नैरेटिव तोड़ना चाहते हैं, खुद को एक मजबूत छवि का नेता दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने बातचीत और समझौते वाली चर्चा के बीच भी ईरान पर हमले को हरी झंडी दे दी। ट्रंप इन हमलों से ईरान को यह भी बताना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। अगर दोहा में चल रही वार्ता में ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा संवर्धित यूरेनियम का है। अमेरिका ये कह चुका है कि यूरेनियम सरेंडर किए बिना समझौता नहीं होगा, जबकि ईरान में इसको लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस बात से राजी है कि ईरान यूरेनियम किसी परमाणु शक्ति वाले देश को सौंप दे, लेकिन IRGC का रुख इसको लेकर अभी भी सख्त है। यूरेनियम के अलावा ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल और टोल वसूली का अधिकार चाहता है। साथ ही ईरान ने उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की मांग रखी है। इसके लिए भी ट्रंप अभी सहमत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सऊदी मीडिया का दावा है कि ईरान यूरेनियम को किसी दूसरे देश को भेजने पर विचार कर रहा है। इसके लिए ईरान, रूस और चीन के विकल्प पर विचार हो रहा है। दोनों देशों से उसकी बातचीत भी हो रही है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्रुथ सोशल पर लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए ईरान को चेतावनी दी।
ट्रंप ने लिखा कि ईरान यूरेनियम सौंपे और उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में नष्ट किया जाए। इन बयानों के जरिए ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि ईरान बैकफुट पर है और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान से ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी। खामेनेई ने इजराइल पर प्रहार करते हुए कहा कि अब इजराइल अपने अंत की ओर जा रहा है, साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी ताकत को खो रहा है। खामेनेई ने कहा कि अब खाड़ी देश अमेरिकी बेस की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल पर जीत हासिल की। अमेरिका और ईरान दोनों तरह से कैसे एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, इस न्यूज रील में आप भी देखिए। इस तनाव के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक बुरी खबर है। अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका से पाकिस्तान अब करीब करीब बाहर हो चुका है। अमेरिका ईरान बातचीत में अब कतर सक्रिय तरीके से शामिल है। बातचीत के लिए ईरानी वार्ताकार कतर में हैं। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कतर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जहां अमेरिका के साथ समझौते पर बात होगी। लेकिन ये बात पाकिस्तान को परेशान कर सकती है, क्योंकि मध्यस्थ के तौर पर अब कतर को ज्यादा तरजीह मिल रही है। ईरान अब कतर के जरिए बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। इसका एक पक्ष ये भी है कि ईरान को अब पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा नहीं है। अब बकरीद से ठीक पहले कुर्बानी वाले कलेश की बात भी करते हैं। ये मामला मुंबई की दो अलग अलग सोसाइटी का है, जहां खुले में कुर्बानी देने के मामले में कलेश बढ़ गया है। पहले पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 कॉम्प्लेक्स की एक सोसाइटी की बात करते हैं, जहां बकरीद पर लाए गए बकरों के लिए शेड बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया और नगर निगम की शिकायत कर दी, जिसके बाद नगर निगम ने शेड को तोड़ दिया। कल रात इस पर बवाल भी बढ़ा। हिंदू पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ, ब्लेड मारने का दावा भी किया गया। आज ये मामला एक बार फिर से बढ़ा। सोसाइटी में रहने वाले स्थानीय मुसलमानों ने बकरों के लिए दोबारा शेड बनाने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हिंदू संगठनों के लोग वहां सुअर लेकर पहुंच गए और वराह पूजा करने की मांग करने लगे। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही। कुल मिलाकर हंगामा काफी बढ़ गया, जिसके बाद पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 कॉम्प्लेक्स में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मामला सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन ने सोसाइटी में रखे गए सभी बकरों को बाहर निकालने का आदेश दिया है। मुंबई से सटे मीरा रोड के इलाके में इस वक्त देखिए किस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही सोसाइटी है जिसका नाम है पूनम एस्टेट क्लस्टर, जो मीरा रोड में है। जेपी इंफ्रा के बाद इस बिल्डिंग में भी बकरीद काटने को, यानी जब बकरीद जो लाई थी उस कुर्बानी के लिए लाई थी और उसी वक्त बवाल जो है वो हो जाता। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय MBVB यानी मीरा भाईंदर वसी विरार पुलिस ने भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी है, ताकि किसी प्रकार की कोई घटना न घट सके। थोड़ा वाद विवाद होता है और वो चाकू निकल के हमारे कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से घायल कर देता है वो। तो इसका उद्देश्य ये था कि नागनाथ कामरे जी को शायद टारगेट करने आया था। हमारे 2 कार्यकर्ताओं को गंभीर रूप से चोट लगी है, जिसमें एक हमारे हर्ष सिंह है और दूसरे हमारे बॉबी है, जिनको दोनों को चाकू से वार लगा हुआ है। एक अननोन व्यक्ति आया जो कि हमको पूछा कि नागनाथ जी कामले कौन है, वो क्या है आपके, ठीक है। तो ऐसे ये सब हुआ तो हमने बोला कि वाद विवाद उसमें हुआ। तब तक उसने चाकू निकाला और जैसे ही वार करने जा रहा था तब तक हमने हाथ डाल दिया। और कितने लोग थे? 2 लोग, तो उनको भी चोट लगी? हाँ, उनको भी लगा है। अभी क्या स्टेटस है? अभी तो बहुत गहरी चोट आई है उनको, जैसे कि मेरे को भी आप देख रहे हो। तो अब बहुत गहरी चोट है, जिसके CT स्कैन और सोनोग्राफी के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे अभी फ्लैट तो 650 है, लेकिन उसमें मेजोरिटी ज़्यादा मुस्लिम बांधों की है। हम लोग भाईचारा से, इतने साल से हम लोग भाईचारा से ही रह रहे हैं, अभी भी वही हम चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आओ हमारे हिंदू बांधों के ऊपर वार करो, हिंसा करो। तकलीफ यही होती है कि अगर हम लोग बोलते हैं आप बकरीद का बंद करो, तो बोलते हैं आपकी गणपति नवरात्रि नहीं करने देंगे हम। डायरेक्ट आप सारे त्योहार बंद करो। पीछे जाके देखेंगे ना, इतनी गंदगी फैला के रखे हुए हैं कि वहाँ पे एक इंसान खड़ा नहीं रह सकता, इतनी गंदगी फैला के रखे। इस बीच मुंबई के मीरा रोड के एक और सोसाइटी में बकरीद से पहले विवाद बढ़ गया है। हर वर्ष की तरह सोसाइटी परिसर में बकरों को लाने और बांधने को लेकर 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। SRPF के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
मामला यह है कि इसी सोसाइटी में वर्ष 2023 में लिफ्ट में बकरा लाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। उस समय दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सोसाइटी में पेट पॉलिसी बनाई गई और बकरों को अंदर लाने पर नियम तय किए गए। करीब 2000 परिवारों और 7 से 8000 आबादी वाली इस पॉश हाउसिंग सोसाइटी में लगभग 70% हिंदू और 30% मुस्लिम परिवार रहते हैं। हर साल बकरीद के दौरान यहां बकरे को लेकर विवाद की स्थिति बनती रहती है। सोसाइटी के सदस्य मोहसिन खान ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में ये कहा कि नियमों का पालन होगा। बकरों की कुर्बानी कत्ल खाने में की जाएगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि वो किसी भी हालत में सोसाइटी के अंदर बकरा लाने नहीं देंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं जेपी नॉर्थ सोसाइटी के मेन गेट पर और यहाँ पर जेपी नॉर्थ के अंदर जो हर साल जो यहाँ पर बकरी ईद के समय एक विवाद होता है, ये विवाद इस वजह से होता है कि बकरी ईद के दिन जो बकरी को अंदर बकरा या बकरी को अंदर ले जाना है उसे ले जाने दिया जाए या न दिया जाए। इस बार ये प्रतिबंध लगाया गया है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि अंदर जो सोसाइटी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है तो पुलिस यहाँ पर एक बड़ी संख्या में मौजूद है, बाउंसर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोशिश की जा रही है कि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। जैसे कि हम सोसाइटी के मेंबर है, हम जो सोसाइटी रूल बनाती है उसका हम पालन करते हैं। सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट हम लोग कोई भी नहीं जाएगा। जो चीज़ अप्रूव्ड है वो अप्रूव्ड है, जो नहीं अप्रूव्ड है उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। गाड़ी की चेकिंग तो अभी भी हो रही है। अच्छा, हो रही है? गाड़ी की चेकिंग हो रही है, पुलिस बैठी है, बाउंसर लगे हुए हैं, ठीक है। जबकि जब एक बार जब हमने बोल दिया है कि यहाँ पर नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक है। जो कानून सबके लिए वो हमारे लिए सेम है। सब लोग जानते हैं जो 2023 में हुआ था इशू, तो वही चीज़ रिपीट दोहराया ना जाए और वही चीज़ वापस जेपी में ना हो, उसी कारण हर साल ये चीज़ होती है। तो ये खाली एक बेसिकली प्रोसीजर है जो सेफ्टी के लिए है, रेसिडेंट्स के लिए है। और मैं तो ये मानती हूँ, आपके माध्यम से सबको बोलना चाहती हूँ कि जो भी सोसाइटी के रूल्स है वो हर एक जन को, हर एक रेसिडेंट्स को उसको फॉलो करना चाहिए। हम तो मना ही करेंगे और ये घर में लाके रखना ये बहुत खराब बात है। घर में लाना और एक पशु का जान लेना, वो खून खराब वो दिखता है। बच्चे लोग, छोटे बच्चे देखते हैं तो उनका दिमाग में क्या आएगा, आप सोचो नहीं। अच्छा, उनकी बकरीद को कौन मना कर रहा है? सिर्फ बकरा नहीं लाना, नियम कानून पास है, वही उतनी बात हो रही है, बाकी कौन मना कर रहा है? भाई ईद मनाओ, बकरीद मनाओ, सेवैयाँ खिलाओ। बहुत सारे हिंदू भाई भी इनके आगे सेवई खाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक साथ रहना मुश्किल हो जाता। जिन पेट्स को अलाउ किया गया है वो अलाउड है, जिसको नहीं अलाउ किया वो नहीं अलाउड है। उसका सोसाइटी के रूल्स का सभी को पालन करना चाहिए। जो 2 साल में सिक्योरिटी टाइट था, फिर आज भी सिक्योरिटी टाइट है। नॉट यही बात नहीं, लास्ट ईयर अपना हिल गैलेक्सी में हुआ था, तो ये सारा माहौल देख के आजकल पुलिस भी थोड़ा सतर्क हो गई है कि बाद में तकलीफ ना हो किसी को, इसीलिए। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कुर्बानी की इजाज़त मिलनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि कुछ लोग नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुले में बकरा नहीं काटने देंगे। नया नगर, एक नया अपने आप को पाकिस्तानी वृत्ति बनाने वाला गढ़ बनाने का कुछ मुस्लिम नेता प्रयास कर रहे हैं। कोई भी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, कोई भी हाउसिंग सोसाइटी में, कोई भी चाली में खुले में बकरा काटने नहीं देंगे। सरकार को थोड़ा ध्यान दे करके इस त्यौहार को अच्छी तरह निपटा देना चाहिए। ज़बरदस्ती के आपस में कोई तनाव नहीं पड़ना चाहिए। त्यौहार है और कुर्बानी ज़रूरी है। एक मतलब ये फ़र्ज़ है, अगर आदमी मुसलमान है और उसकी हैसियत है तो उसको कुर्बानी करना चाहिए। लेकिन कानून के मुताबिक सरकार को हर उसमें सोसाइटीज़ में अलग कहीं जगह बना कर उनको जगह दे देना चाहिए। सरकार के नियमों की, कायदे की अवहेलना करते हुए लोग खुलेआम सोसाइटी में बकरे ला रहे हैं, चालियों में बकरे ला रहे हैं, मैदानों में बकरे बांध रहे हैं। मीरा रोड हो या बोरीवली का सुमेर नगर हो, वहाँ पर ये लोग अगर सरकार के नियम को नहीं मानते तो मेरी पुलिस और महानगर पालिका के अधिकारियों से और मीरा रोड में वहाँ के महानगर पालिका से अनुरोध है
कि जो दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुए हैं उसका सख्ती से आपने पालन करवाना चाहिए। सोसाइटी के अंदर कोई अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर सोसाइटी के प्रिमाइसेस में अगर बकरे काटेंगे तो निश्चित रूप से वो समुदाय नाराज होता है। तो पुलिस ने पहले ही दखल अंदाजी करते हुए बकरे काटने के लिए, बकरों की कुर्बानी के लिए अगर एक जगह बनाई तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं होगी। इधर लखनऊ में मलिहाबाद के कसमंडी कला इलाके में पुराने किले को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। आज कुछ हिंदू संगठन के लोग कसमंडी कला इलाके में पुराने किले पहुंचे और विवादित स्थल पर पूजा शुरू करने की कोशिश की। हिंदू संगठनों का दावा है कि ये स्थान पासी समाज के पूर्वजों का किला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे मकबरा बता रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि पुलिस ने विवादित स्थल से दूर ही रोक दिया गया है। इसके बाद उन्होंने दूर खड़े होकर पूजा की। पुलिस और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। मामला यह है कि 21 मई को पासी समुदाय ने कहा था कि कसमंडी कला में बना मकबरा और मस्जिद 1980 से 1031 के दौरान राजपासी राजा कंस शिव मंदिर और किला था, जिसमें आज भी हिंदू समुदाय की कई परंपरागत आकृतियां दीवारों पर बनी हुई हैं। पासी समुदाय का दावा है कि ये इमारत महाराजा कंस पासी के प्राचीन किले का हिस्सा है। इमारत की आकृतियों में बने फन उनके नागवंश परंपरा के प्रतीक हैं। पासी समाज का दावा यह है कि ये असल में 11वीं सदी के नागवंशी शासक राजा कंस पासी का किला रहा। इस ऐतिहासिक विरासत को गलत तरीके से बदला गया है। पासी समाज ने अपनी बातों को साबित करने के लिए पुराने गजेटियर का रेफरेंस भी दिया है। कुल मिलाकर अब इस इलाके में तनाव है। हमारी 2 सूत्री मांग है कि शिव मंदिर पासी समाज को सौंपा जाए और ये पूरा किला जो है ये सुरक्षित किया जाए और इस पर जो है जो नमाज पढ़ी है जिन्होंने उस पर कड़ी कार्रवाई करके उस पर ऐसी कार्रवाई हो जो एक नज़ीर पेश हो जाए। हमारे मुल्क में एक नया ट्रेंड चला है कि जहाँ जहाँ मसाजिद हैं और ख़ास तौर पर कदीम मसाजिद हैं और खानकाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, उनके अंदर मंदिर तलाश किया जाए। तो मकामी जो हिंदू भाई हैं उन्हें वहाँ कोई एतराज़ नहीं है और आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन बाहरी लोग आकर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, नए नए मसाइल खड़े करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की सालिमियत को एक बड़ा खतरा पहुँचता है। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां ऐसा लगता है कि शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के पैरों में पहिए लगा दिए हैं और वो काफ़ी स्पीड से बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने का नियम बनाया था। फिर घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद नतीजा ये आया कि अब घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीर नॉर्थ 24 परगना से आई है, जहां बसीरहाट स्थित स्वरूप नगर ब्लॉक के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर सोमवार को बड़ी संख्या में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सख्ती बढ़ने के बाद ये लोग बांग्लादेश लौटने के इंतजार में बॉर्डर के इलाके में जमा हुए थे। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हालिया राजनीतिक बदलाव और सीमा क्षेत्रों में बढ़ी निगरानी के बाद अवैध रूप से रह रहे लोगों पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद बिथारी हाकिमपुर चेक पोस्ट इलाके में कई पुरुष, महिलाएं और युवक छोटे बैग लेकर बॉर्डर के पास इंतजार करते हुए नजर आए। वो बांग्लादेश जाना चाहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बॉर्डर के इलाकों में किराएदारों की जांच, पहचान, सत्यापन और संदिग्ध लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी वजह से कई लोग डर के चलते वापस लौट रहे हैं। इस बीच सीमा क्षेत्रों में सक्रिय दलाल नेटवर्क को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि ये नेटवर्क पैसे लेकर अवैध तरीके से सीमा पार करवाने का काम करते हैं। इस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी ने टीएमसी पर घुसपैठ रोकने में विफलता का आरोप लगाया है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के आरोप ही गलत हैं। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए, लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा, एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। इस बीच मालदा में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पिछले दिनों 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया। इनमें 3 महिलाएं और 6 नाबालिग शामिल हैं। जानकारी के अनुसार इन्हें गाजोल थाना क्षेत्र के
पांडुआ इलाके में पकड़ा गया था। होल्डिंग सेंटर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि पीएम मोदी ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन कर दिया है। ये कमेटी असामान्य जनसंख्या बदलाव के बाद देश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना पर पड़ रहे असर का अध्ययन करेगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। समिति में जनगणना आयुक्त के अलावा रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि को शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। सरकार के अनुसार ये समिति पूरे देश में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक बदलावों का डिटेल अध्ययन करेगी। साथ ही धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न का विश्लेषण कर समाधान सुझाएगी। सरकार ने कहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव केवल जनसंख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक गंभीर विषय है। समिति इस पर समयबद्ध और सुनियोजित रिपोर्ट तैयार करेगी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा पर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। बीकानेर दौरे में उन्होंने बॉर्डर सुरक्षा की समीक्षा की और बीएसएफ का ऑपरेशनल दायरा 15 से 50 किलोमीटर करने की बात भी कही। गृह मंत्री अमित शाह अगले 20 दिन पाकिस्तान बांग्लादेश से लगते बॉर्डर पर जाने वाले हैं। बीकानेर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो गुजरात, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल में जाकर खत्म होने वाली है। इस दौरे पर मिले इनपुट के बाद सरकार इन 4 राज्यों में बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से इस सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। सत्ता में अब आपको उस सिस्टम से मिलवाते हैं जिसने इस देश में परीक्षाओं को सिर्फ मजाक बना दिया है। कागजों पर हमारा सिस्टम आधुनिकता के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सिस्टम सही ढंग से ना तो नीट की परीक्षा करा सकता है, कभी सीबीएसई एग्जाम में बच्चों को गलत नंबर बांटता है, जब गलती पकड़ी जाती है तो ये कहता है कि सॉरी मिस्टेक हो गई, और अब कुछ यही सिलसिला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी की परीक्षा तक पहुंच गया है। देश में परीक्षाओं को आयोजित कराने वाली व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। नया सबूत है एसएससी जीडी का एग्जाम, जो यूपी के कुछ जिलों में बदइंतजामी की वजह से टालना पड़ा, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने देश के अलग अलग शहरों में खूब बवाल किया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से कानपुर तक और प्रयागराज से गोरखपुर तक सड़कें हजारों युवाओं के गुस्से से उबल गई। आज सत्ता की वीडियो कुंजी में हम आपको वो आक्रोश दिखाएंगे जो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से पैदा हुआ है। पहले समझिए, एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से धोखा कहां पर हुआ और किन हालात में हुआ। लखनऊ में 46 डिग्री की गर्मी में छात्र परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें बताया गया सर्वर नहीं चल रहा, परीक्षा टाली जाती है। कानपुर में पेपर लीक वाले दावे हैं। बताया जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों को पेपर तय समय से पहले ही बांट दिए गए। जब परीक्षार्थियों को इस बात का पता चला तो जबरदस्त बवाल हुआ। प्रयागराज में परीक्षा पर इसलिए ग्रहण लग गया क्योंकि छात्रों का एग्जाम लेने वाला सिस्टम खुद गिनती नहीं कर पा रहा है। यहां एग्जाम सेंटर की क्षमता से दोगुने छात्रों को बुला लिया गया और पूरी व्यवस्था बैठ गई। तो गोरखपुर में भी यही हुआ। 250 छात्रों के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था थी, 500 छात्रों को एग्जाम के लिए बुला लिया गया और बाद में बोल दिया वापस जाओ। इससे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया। पहले लखनऊ और कानपुर में छात्रों के गुस्से का तापमान आप महसूस कीजिए।
एसएससी जीडी परीक्षा में कल कई परीक्षा केंद्रों पर भारी बवाल हो गया। अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया इस बात के लिए कि जिन परीक्षा केंद्रों पर बैठने की क्षमता कम थी, वहां पर ज्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। फिलहाल ये परीक्षा जहां पर दोबारा कराई जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभ्यर्थी यहां पर पहुंच रहे हैं। वो केंद्रों पर यहां पर चेकिंग करने के बाद उनको यहां से एंट्री दी जा रही है और आज सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर सीआरपी की तैनाती की गई है, यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। जो इन्होंने नोटिफिकेशन की पर्ची दी हुई थी। एसएससी जीडी की परीक्षा थी, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण वहाँ पर परीक्षा को कैंसिल करना पड़ गया, जिसके बाद वहाँ जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसका विरोध किया और बहुत समझाने पर फिर वो शांत हुए। सोचिए, ये एआई युग है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक क्लिक पर लाखों के लेन देन हो जाते हैं। वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेज देते हैं, रैलियों के लिए रातों रात लाखों की भीड़ का मैनेजमेंट हो जाता है, लेकिन सिस्टम में छात्रों के लिए एक परीक्षा मैनेज नहीं होती। प्रयागराज गोरखपुर में हद हो गई। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए प्रयागराज के अंदावा में परीक्षा केंद्र की क्षमता से ज्यादा परीक्षार्थी बुला लिए गए। दूसरी शिफ्ट में 505 की जगह 1035 और तीसरी शिफ्ट में 495 की जगह 1034 अभ्यर्थियों को सेंटर अलॉट कर दिया गया। इस बद इंतजामी से अभ्यर्थी भड़क गए, सड़क जाम कर दी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुर्सियां, फर्नीचर, कूलर सब तोड़ दिया। तो गोरखपुर के एक डिग्री कॉलेज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई जगह हंगामे के बाद तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा को टाल दिया गया। लेकिन तकनीकी शब्द को डिकोड करेंगे तो आपको इसमें अधिकारियों की लापरवाही और उनका निकम्मापन ही नजर आएगा। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। ये सेंट ड्यूज कॉलेज है, यहाँ 500 अभ्यर्थियों की आज जीडी की परीक्षा थी, एसएससी जीडी की, और 250 अभ्यर्थियों को यहाँ अंदर ले लिया गया और 250 अभ्यर्थियों को कहा गया आप बाहर जाइए, आप अनाथ हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोगों ने ये रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, हम लोग कुछ तो पता चलना चाहिए हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, हम लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ टेक्निकल इश्यू का जो सीट का जो होता है अलॉटमेंट यहाँ गलती से ज़्यादा हो गया था। बाकी के लिए हमने पीछे बात किया तो उन्होंने बोला कि कल के डेट में या ये जो डेट चाहते हैं, उन्होंने ये भी बोला ये जो डेट चाहते हैं उस डेट में इनका बोल दो, ये हम कराई। एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी परीक्षा के जरिए अर्धसैनिक बल और अन्य सुरक्षा बलों में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जाती है। इस बार करीब 49 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि वैकेंसी सिर्फ 25,487 है, यानी एक पद के लिए 192 दावेदार। ये एग्जाम यूपी के 9 प्रमुख शहरों में अलग अलग केंद्रों पर हो रहे हैं, जो 30 मई तक चलेंगे। लेकिन सवाल है कैसे? सच ये है कि जब कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तो सिर्फ वो तैयारी नहीं करता, उसका पूरा परिवार कई सपने देखता है। माता पिता जी तोड़ मेहनत करके कोचिंग की फीस भरते हैं, छात्र भरपूर परिश्रम करते हैं और ये सोचते हैं कि पास हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सिस्टम नहीं बदला है। आगे बढ़ते हैं ऐसे वीडियो के साथ जिसमें आप पुलिस वालों को हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए देख रहे होंगे, लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे, जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आप इस ठहाके में छिपी संवेदनहीनता को समझेंगे। वीडियो तमिलनाडु का है। पुलिस की ये प्रेस ब्रीफिंग कोयम्बटूर रेप मर्डर पर है। कहानी यह है कि 21 मई को एक 10 वर्ष की लड़की अपने घर के बाहर से लापता हो गई थी। इसके अगले दिन उसका शव एक तालाब के पास मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इतनी गंभीर वारदात पर जब पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उसका अंदाज कैसा था इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो प्रेस ब्रीफिंग के दौरान का ही है। सवाल कानून का नहीं है, सवाल एक्शन का भी नहीं है, सवाल सोच का है, मानसिकता का है।
आप सोचकर देखिए, हंसते पुलिस वालों को देखकर उस माता पिता पर क्या बीता होगा जिसने जख्म अभी भी हरे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया जा रहा है, पुलिस वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संवेदनहीनता की कहानी सिर्फ वायरल वीडियो तक ही नहीं है। दुख की बात यह भी है कि बयान देते समय पुलिस वाले अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनकी संवेदनहीनता दुनिया के सामने आ गई। Two persons are arrested. I think that is very clearly told and it's come out also. Two persons, the only two persons involved have been promptly arrested and secured. We'll just, you have to be really a bit, let us be a little understanding of each other. बड़ी बात यह है कि पुलिस का तर्क है कि प्रेस ब्रीफिंग के छोटे से हिस्से को चलाकर वायरल किया जा रहा है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वीडियो का हिस्सा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इस मसले पर वो हंसे थे, ये सच है। बेफिक्री से उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, ये भी सच है। क्या इससे पुलिस की मानवीय चेहरे को चोट नहीं लगती है? क्या इससे पुलिस पर जनता का विश्वास कम नहीं होगा? क्या पुलिस की गंभीरता पर सवाल नहीं उठ रहे हैं? क्या ये हंसी, ये ठहाके रेप पीड़ित परिवार पर मजाक नहीं है, तमाचा नहीं है?